एक्स एमएलए रिजवान हरीश साहब, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, अगर मुझे चांस मिलता है तो मेरी इच्छा है। अप्पा ने तुरंत बोला मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे। वो दिखने में हार्ड लगते हैं लेकिन फनस के जैसे अंदर से बहुत मुलायम है। बिल्ली के दांत अपने बच्चों को नहीं लगते, वैसे अप्पा की डांट, अप्पा के लफ्ज शब्द किसी कार्यकर्ता को नहीं लगते, इसलिए सब पीछे है। उस अप्पा ने बोला सॉरी, जो मेरे नसीब में लिखा है वही मेरे को मिलने वाला है। गांव में आते हैं और बोलते हैं हमारे गांव, देखो हमारे गांव में हमारा राज चाहिए, नहीं है ऐसा नहीं। आरोप बहुत सारे लगे इस वजह से मंत्री पद देते नहीं या स्वीकार नहीं करते, ऐसा है क्या? जो ग्राम पंचायत में चुन के नहीं आते हैं वही बड़े बड़े बात करते हैं। अगर इतिहास देखेंगे तो सही तालुका इतना विरोध हुआ गलत, उतना हौसला अपना बढ़ते गया, लोग अपने पीछे आते गए, कला पेड़ा चालू किया, बड़े पैमाने पे हुआ, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक, इंटरनेशनल लेवल तक लाने की बात हुई। पालघर से, सूर्या में से, तो वहाँ पे गांव वालों को भड़काने वाले, वहाँ पे आंदोलन करने वाले हमारे वसई से थे। ये सब राजनीति नहीं करते, समाज नीति करते। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन जिसे वसई तालुका कभी भूल नहीं सकता, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी राजनीतिक अस्तित्व को ऐसे बरकरार रखा जिसका इतिहास के पन्नों में नाम तो दर्ज हो गया, साथ ही साथ जनता के हृदय में लगभग 30 साल से लगातार विजय होने के साथ वो ये दर्ज करते रहे कि हाँ, हम जनता के बीच में हैं। कई सारे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन उनके बीच से निकलकर, संघर्षों से निकलकर लगातार वो सत्ता में आसीन रहे। हितेंद्र ठाकुर उर्फ अप्पा, लोग उन्हें अब अप्पा कहते हैं। यहाँ पर वसई तालुके में एक तरफ चिम्माजी अप्पा और एक तरफ हितेंद्र ठाकुर को अप्पा। आइए हम बातचीत करते हैं उनके जीवन शैली के बारे में, यहाँ तक कि यात्रा के बारे में। 63 वर्ष के हो चुके हैं हितेंद्र ठाकुर। आमदार बनने से पहले, उसके बाद की स्थिति और कैसे संगठन को मजबूत करते हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के प्रवक्ता अजू पाटिल से बातचीत करते हैं इस पूरे विषय में। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। अजू जी, क्या होता है कि एक संगठन का प्रमुख, उनकी एक छवि होनी चाहिए संगठन को संचालित करने के लिए, तो इस 30 साल में उनके नेतृत्व के बारे में आपको क्या अनुभव रहा और क्या कुछ कहेंगे उस पर? 30 साल में 1980 से वो सक्रिय है। अच्छा। 1940 में फैमिली बिजनेस था, होटल और भी बिजनेस थे। कटलरी का स्टोर नाम लिखा था उनका, जनरल स्टोर का नाम लिखा, दूध का धंधा था, ड्यूक्स एजेंसी थी चाचा की। 1965 में चाचा स्वर्गीय भास्कर राव ठाकुर वो पॉलिटिक्स में आया गया। 1965 में ग्राम पंचायत सदस्य थे, उप सरपंच थे, सरपंच थे, बाद में विराट नगर पालिका हुई तो नगराध्यक्ष थे। तो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो 1965 से चली आई है। हितेंद्र ठाकुर जब कॉलेज की दशा में थे तो कॉलेज को भी प्रतिनिधित्व करते थे। NSUI के माध्यम से NSUI थे, जनरल सेक्रेटरी थे कॉलेज में। विरार यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, फिर वसई तालुका यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और जब एक माहौल था कि यहाँ पे कांग्रेस की सीट चुन के नहीं आ सकती, उस वक्त एक नेतृत्व ऐसा पैदा हुआ जो कुछ लोगों के लिए दौड़ रहा था, भाग रहा था। तो ये जाने वाली सीट चलो एक यूथ को दे दी जाए, इसलिए कांग्रेस ने ये सीट स्वर्गीय अंतुले साहब थे, दामू शिंदा जी थे, दिलीप देहरकर थे, यूथ कांग्रेस थाना जिला प्रेसिडेंट। उन्होंने सोच लिया कि युवा चाहिए और उन्होंने अंतुले साहब ने ज्यादा करके फेवर किया और टिकट फेवर किया और ये सीट दे दी। तो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड उस वक्त हुआ था, चुन के आए मार्जिन से हाईएस्ट 46,000 मार्जिन से। कड़क स्वभाव,
नेतृत्व के लिए, ये जो कहा जाता है, एक कई लोग तो कहते हैं दो तरह का स्वभाव है, एक कड़क स्वभाव ऐसा है नारियल की तरह, तो इस पर आप कैसे कहेंगे? बहुत लगता है उनसे मिलने से पहले एक कड़क स्वभाव की छवि बनती है। कैसा है, हाँ है तो हाँ बोलते हैं, ना है तो ना बोलते हैं। वो कितना नज़दीक की रहे, अगर होने वाला काम है तो 100% वो करते ही, अगर नहीं होता है तो वो समझाते हैं क्यों नहीं हो रहा है। जैसे बिल्ली के दांत उनके बच्चों को नहीं लगते, वैसे उनका है कि वो दिखने में हार्ड लगते हैं लेकिन फनस के जैसे अंदर से बहुत मुलायम है, स्वीट है। और उन्होंने कभी सोचा नहीं ये अपना है, ये पराया है। पक्ष विपक्ष पूरा जिला जानता है। देखिए कि जब वो चुन के आए तब डेडली अगेंस्ट रहने वाले स्वर्गीय वर्टी सर थे, पंडित चौधरी थे, बहुत से जन थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई यह युवा आमदार है, अपोज में चुन के आया है, इनका सहकार्य कैसा लेने का। वेरी फर्स्ट डे से उन्होंने सहकार्य किया, सहकार्य लिया, कुछ काम होते थे सामने से बोलते थे। जी, कांग्रेस के समय की बात बता रहे थे। कांग्रेस में एक प्रथा रहती है, एक इलेक्शन होता है कांग्रेस में, जो तालुका में से महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी पे आदमी चुन के जाता है। उसको बड़ा स्थान रहता है क्योंकि वहाँ पे सब दिग्गज रहते हैं और हर कोई चाहता है कि वहाँ पे जाना चाहिए। तो हर एमएलए जो रहता है तालुका का वो वहाँ पे जाता है। लेकिन एक्स एमएलए रिजवान हरीश साहब थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, अगर मुझे चांस मिलता है तो मेरी इच्छा है। अप्पा ने तुरंत बोला मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे आमदार के रूप में महाराष्ट्र प्रदेश। अच्छा एमपीसीसी पे। बल्कि इनको चांसेस था पूरी तरीके से, अप्पा को पूरा अवसर था जाने के लिए हर कोई एमएलए उधर जाता है कांग्रेस के टाइम। तो उनको अपॉर्चुनिटी दी, यानी वो पद में बैठकर उसको, या पद के लिए मंत्री बनने का जिज्ञासा, ऐसे मंत्री बनने की कहानी क्या है? देखो कैसा है कि जब बात आई ठाणे जिला परिषद के अध्यक्ष चुनने की, तो और वसई पंचायत समिति के सभापति चुनने की, ठाणे जिला परिषद का प्रेसिडेंट यानी उपमंत्री का दर्जा रहता है। तो एक लोकनेता हितेंद्र ठाकुर को एक सुझाव आया, अलर्ट किया गया कि आप अलमेडा साहब को सभापति कर रहे हैं और बबन सेठ को जिला परिषद के प्रेसिडेंट कर रहे हैं। कल उठ के वो इस एमएलए सीट के ऊपर दावा करेंगे अगर आप उनको बड़ा करेंगे तो आप अलर्ट हो जाओ। तो आपा ने बोला सॉरी, जो मेरे नसीब में लिखा है वही मेरे को मिलने वाला है, लेकिन वो मेरे पीछे खड़े रहे, जो उनके नसीब में है उनको मिलेगा। अलमेडा साहब को सभापति पद दिया, वापस रिपीट किया। बबन सेठ नाइक जिला परिषद के प्रेसिडेंट बने। उनके मन में डर कि चुनाव हार जाना, पद पे रहना। अच्छा, ये आप सोचेंगे कि ये दोनों दिग्गज हैं, ऐसे कितने लोग। अच्छा, जिनके बारे में अभी हमारे काशीनाथ पाटिल साहब जिला परिषद के अध्यक्ष हुए, 66 वोट थे, हमारे 6 वोट थे, सिर्फ 6 वोट थे। फॉर्म भरा गया, 1-2 दूसरे उम्मीदवार थे पार्टी में से, उन्होंने विड्रॉ किया, 6 ही जन है। काशीनाथ पाटिल साहब ने बोला जब तक आपका आदेश नहीं आता है मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया।
चुनाव हो गया, 6 वर्सेस सिर्फ 6 और 66। जैसे काउंटिंग चालू हो गया तो पहले सामने वाला का काउंटिंग हुआ, उधर से उन्होंने बोला पापा सामने वालों को इतने वोट पड़े। पापा बोले कांग्रेस। तो बोला क्यों? अभिनंदन आपका। बोला क्यों? अरे आप चुन के आए। तो कैसे चुन के आया? बचे हुए सब जो है वोट्स वो आपके हैं। सिर्फ 6 वोट थे तो भी अपना हौसला नहीं तोड़ा। अच्छा, एक ये हौसले की बात आती है कि 1990 के बाद जब एमएलए बने उसके बाद में एक दौर ऐसा भी आया कि अगला चुनाव लड़ेंगे तो जीत होगी या हार। एक ऐसा माहौल था जो मुझे स्मरण है, उस समय तो खैर बहुत छोटा था, कि अखबार भी आपके विरोध में थे। अखबारों में परिचर्चा नहीं हुआ करती थी उस समय कहीं ना कहीं अलग शब्दों से आपको नवाजा जाता था, आपकी पार्टी के और आपके नेता को। तो उस दौरान खड़े होना, कार्यकर्ताओं को बल देना, क्योंकि कई सारे लोग एकदम एक अलग माहौल था उसमें, कार्यकर्ताओं के अंदर भी काम करें कि ना करें ये सारी चीज़ असमंजस में। तो उस समय आप हितेंद्र ठाकुर ने कैसे हौसला रखकर काम किया? आप तो थे ना उस समय। 95 का इलेक्शन था। हाँ, और ये पूरे भारत का रिकॉर्ड होगा, 4 बार इलेक्शन हाँ आगे गई। हाँ, बढ़ाया गया, छावनी में तब्दील हो गया था पूरा शहर। पूरा छावनी बनाया था। पुलिस हर जगह पर। हितेंद्र ठाकुर जी हाईकोर्ट में गए, दहशत की वजह से अगर इलेक्शन आगे जारी है तो मेरे को अंदर डालो लेकिन इलेक्शन दे दो। वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के थे शेषन साहब भड़क गए। उनको बोला रहे हम अगर पंजाब में ले सकते हैं, कश्मीर में इलेक्शन ले सकते हैं, तो इधर क्यों नहीं? हितेंद्र ठाकुर जी ने तो बोला था मेरे को अंदर डालो लेकिन इलेक्शन तो ले लो। उस वक्त करीबन 100 के ऊपर कार्यकर्ताओं को 1 महीने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के नाम के तहत जेल में डाल दिया था। हौसला टूट गया होगा आप लोगों का? नहीं, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ने लगा, लोग जोश से बाहर निकलने लगे। और इलेक्शन हुआ, झूठ क्या है? जब रॉन्ग प्रचार होता है, गलत प्रचार होता है, तब तक अगर आप कुछ झूठा करने जाएंगे, देखो वसई के बाहर की पब्लिक जो है, जिले की बाहर की पब्लिक है, वो तो पढ़ के देख के उनका कुछ अलग सोच बना सकते हैं। लेकिन यहाँ का आदमी बोलता है अरे दिन रात हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, 24 घंटा हमारे साथ रहने वाला है, इनका ग्रुप सबके साथ है, कभी पार्टी नहीं देखते, तो सब लोग पीछे खड़े रहते हैं। तो उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि अप्पा मिले हों आप लोगों से देर रात प्रचार के बाद, कहीं बैठे हों और अप्पा के चेहरे पर थोड़ी शिकस्त रही हो, क्योंकि माहौल इस तरह से? उनको इतना आत्मविश्वास बन गया था, लोगों का आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास था, हर कोई निकला था बाहर। शब्द क्या होते थे उनके? कोई याद है कोई लाइन उनकी कि एक बार जब बैठे तो उनसे किसी कार्यकर्ता ने बोला हो कि उस तरह ऐसा माहौल है, तो एक लाइन उन्होंने कह दी हो, कुछ ऐसा याद? उस वक्त एक फ्रेज एक जगह पे लिखी हुई थी, माणसा जागा हो, माणुसकीचा धागा हो। तो जहाँ पे वो फ्रेज लिखी थी वहीं से लोगों ने सपोर्ट करना चालू किया। आप लोगों की तरफ से स्लोगन था ये? नहीं, एक चर्च पे वो स्लोगन था। अच्छा। और उसको लोगों ने आधार मानकर या उसी बस वो धर्मस्थल से लोगों ने जो अपोज में भी थे, जिनको ऐसा लगा कि ये गलत चल रहा है, गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो पार्टी वाइज अलग पार्टी के लोग थे, सब पार्टी के लोगों ने सपोर्ट किया कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप ऐसा नहीं इलेक्शन जीत सकते। अच्छा, मंत्री बनने की कहानी याद आती है। कहा जाता है कि इनको मंत्री बनने का पूरा ऑफर था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो तो आप कृपा शंकर सिंह जी से पूछ सकते हैं, सब बड़े बड़े दिग्गज है, उनसे पूछ सकते। उस समय कांग्रेस का कार्यकाल था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे, बराबर।
उन्होंने प्रमोद जी को बताया था, हम्म, स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन को। हम्म, लेकिन कभी वो रास्ते पे किसी के पीछे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर गए नहीं। आपका रिस्पेक्ट है, आप जो काम बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन मंत्री लेकिन उसके बदले में ये नहीं, बदले में मांगूंगा, मेरे काम मांगूंगा, मेरे तालुका के, मेरे जिला के काम मांगूंगा, लोगों के काम मांगूंगा, पर्सनल। एक माहौल बनता है कि लोग आरोप बहुत सारे लगे, इस वजह से मंत्री पद देते नहीं या स्वीकार नहीं करते, ऐसा है क्या? बोलने वाले को क्या है? हम्म, देखो, जो ग्राम पंचायत में चुन के नहीं आते वही बड़े बड़े बात करते हैं। आप अगर इतिहास देखेंगे वैसे ही तालुका का, तो कलापेड़ा चालू किया, बड़े पैमाने पे हुआ, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक, इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे गए, प्लेयर्स बने, उसको भी अपोज किया गया था, उसका विरोध हुआ था, उसको भी अपोज किया था। जितना विरोध हुआ गलत, उतना हौसला अपना बढ़ते गया, लोग अपने पीछे आते गए, कारवा बन गया। एक स्ट्रैटेजी होती है राजनीति में, चुनाव जीतने की, राजनीति करने की। तो मैंने अक्सर यहाँ पर कभी बहुत बार एनालिसिस करने की कोशिश की कि राजनीति में ये जीतते कैसे हैं। तो ये जो जीतने का जो फॉर्मूला है वो एक्सपोज कर सकते हैं, क्या है? कैसा है? ध्यान रखें कि आप ऐसा एरिया दिखाओ कि जिस एरिया में लोकनेता हितेंद्र ठाकुर का कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा, ए नहीं तो बी है, बी नहीं तो सी है, सी नहीं तो डी है। नहीं, हकीकत है, कार्यकर्ता है। कोई आपको इलेक्शन के टाइम दिखाई देगा, कोई गणपति के दिखाई देगा, कोई मेडिकल कैंप के लिए दिखाई देगा, कोई अस्पताल में दिखाई देगा, कोई पोस्टमार्टम के यहाँ दिखाई देगा, कोई पुलिस स्टेशन में दिखेगा। हर एरिया में अपने अपने हिसाब से हर कार्यकर्ता कुछ न कुछ काम करके रहता है। आपा ने लगातार उनको मॉनिटरिंग किया होगा कि आपको लगातार यही कैसा है, अनुकरण करते हैं। मेरा नेता जैसे काम करता है वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ, अनुकरण करता हूँ। जैसा बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है इसलिए वो बोलता है, पिताजी बोलते हैं इसलिए वो बोलता है, वो चलते हैं इसलिए चलने की परिवार उस तरह उन्नति करता है, वैसा कार्य करता हुआ। और उन्होंने देखा कि भाई हिम्मत है और कुछ गलत नहीं है। एक परिवारवाद का जो इल्ज़ाम लगता है उस पर क्या? काय का परिवार कि नारायण मानकर नगराध्यक्ष हुए, वो शिवसेना के थे। 90 में अपोजिशन वाले उम्मीदवार के ये थे, एजेंट थे, जनार्दन गरत, विलास चौर के, वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे बने। वो जनता दल पंडरे आपा के राइट हैंड थे, बोली ग्राम पंचायत जनता दल की, उसके सरपंच थे। बरा सब कोई अलग अलग है। देखो हमारे भरत गुप्ता है, वो नगराध्यक्ष बने थे, उत्तर भारतीय। घनसार है, मुस्लिम है, वो नगराध्यक्ष बने थे। अजय कोकाणी गुजराती है, वसई गांव से नगराध्यक्ष बने थे। लेकिन मिश्रा है हमारे, जयसिंह ठाकुर है, ऐसे कितने लोग ये जो बड़े नाम हैं यहाँ पर। बराबर है। हमारे सगीर डांगे, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं वो उप महापौर बनूंगा। हमारे रुपेश यादव है, वो तो घूमने निकले थे, रास्ते में से आए, बोले आ जाओ, कहानी याद, उनको तो मालूम ही नहीं था कि मैं महापौर बनूंगा। तो ये परिवारवाद का इल्जाम जो लगता है कि आमदार क्या परिवारवाद क्या है, क्या है? बराबर है। एक ध्यान में रखो, कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है, वो अपने क्षेत्र में वो भी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जो कहते हैं ऐसा कहा जाता है। अभी देखो, अगर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं एलिगेशन करता हूँ। हितेंद्र ठाकुर का एक पॉजिटिव बात है, उन्होंने लाने के लिए किया, और सब ने, कई लोगों ने, अपोजिशन वाले ने रुकाने के लिए काम किया। सब आंदोलन जो किए, सभी विरोधों का बात नहीं कर रहा, रुकाने के लिए किया। अभी कॉर्पोरेशन को गाली देते, कॉर्पोरेशन कैसे आई मालूम है आपको? हाँ, 2009 की कैसे आई? उस समय सिडको और इनमें बहुत ज़्यादा संघर्ष चला। उसके बाद 4 नगर पालिका थी और ग्राम पंचायत, तो ये डेवलपमेंट प्लान आ गया,
अभी समझो विरार में डंपिंग ग्राउंड है, रिजर्वेशन, सोपारा में रास्ता है, वसई में अस्पताल है और ग्राम पंचायत में और कुछ है, तो एक साथ कौन करेगा काम उसका? अगर दो गांव में कनेक्टिविटी है रास्ता, तो कौन करेगा? वो बोलेगा मेरा नहीं, वो बोलेगा मेरा नहीं। इससे गांव के विकास का रुक सकता है। प्रॉब्लम आता है। तो तय किया काउंसिल ऑफ लोकल अथॉरिटी, स्थानिक स्वराज्य संस्था को लेके एक कमिटी बनाएंगे, उसको कोला नाम दिया, शॉर्ट फॉर्म, कि अपने अपने रेवेन्यू के हिसाब से वो पैसा निकालेगी, जिसमें गांव को प्रतिनिधित्व पंचायत समिति करती थी। ये आइडिया किसका था? जितेंद्र ठाकुर जी का। अच्छा। पंचायत समिति करती थी, उनका रेवेन्यू था 2 लाख रुपए, तो उनको 20-25 हजार, लाख 2 लाख, उतना भी नहीं, क्योंकि उतना ही था, उतना बनेगा, सबको बेनिफिट मिलेगा। काउंसिल ऑफ लोकल अथॉरिटी क्या करेगी? जो मेन काम है, जो ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, एक नगर पालिका नहीं कर सकती, जो डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम था, फर्स्ट पानी का प्रॉब्लम था, कनेक्टिविटी वाले रोड करेंगे, अस्पताल करेंगे, फायर फाइटिंग, ऐसे मेन काम जो है ये काउंसिल ऑफ लोकल अथॉरिटी सब मिलके एक साथ करेंगे। अभी ये काम अच्छा था, लेकिन विरोध हुआ, आंदोलन हुए, और वो गए मुंडे साहब के पास। मुंडे साहब को बताया कि ये गोपीनाथ मुंडे जी, मुंडे साहब को, गोपीनाथ मुंडे जी को बोला कि ये होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये काम कैसे होंगे? तो इन्होंने बोला महापालिका लेके आओ। अच्छा, उन्होंने विचार दिया इसका। हाँ, बराबर है। तो सजेशन इनका था, अपोजिशन, सब अपोजिशन वाले A to Z, कांग्रेस से लेके A to Z सब लोग गए थे। सुझाव उन्हीं का था, उनका था, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आई तो आंदोलन शुरू हो गया। बराबर है। तो ये कोला बना के कुछ लाने की सोच रहे थे, इन्होंने रुकाने की काम किया, फिर भी आया नहीं ना, कॉर्पोरेशन इनके सुझाव के वजह से आ गई। अच्छा, फिर ऐसा हो गया, कई लोग ऐसा, कानून ऐसा है कि जहां बस्ती 3.5 लाख के ऊपर जाती है, कानूनन वहां पे कॉर्पोरेशन करना चाहिए, ये कानून है, बराबर है। अभी हमारे ये जो रीजन है, उस वक्त 10 लाख के ऊपर गया था, 12 लाख समथिंग हो गए रीजन। अगर 12 लाख के ऊपर गया, 10 लाख के ऊपर गया ना, मेट्रो सिटी बन गई, तो 3.5 के ऊपर कॉर्पोरेशन होनी ही थी, बराबर है। और MMR रीजन जो बना हमारा, पहले BMR ली थी, बॉम्बे थी इसलिए BMR ली थी, बाद में मुंबई हुआ इसलिए MMR ली थी। उस वक्त उन्होंने सोचा कि भाई मुंबई सिटी है, उसका लोड आजू बाजू में होगा, वसई विरार से लेके कल्याण से लेके रायगढ़ तक, इसलिए उन्होंने वो रीजन बनाया, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन किया नहीं था। जितेंद्र ठाकुर जी ने स्वर्गीय वसंतराव डावकर जी के पीछे लग के, हमारे नगराध्यक्ष सब थे, मुकेश भाई थे, उमेश नाइक थे, अजय पटानी थे, नारायण मनकर थे, और झगड़ा किया जितेंद्र ठाकुर जी ने कि भाई पैसा आप मुंबई में खर्चा कर रहे हैं, एरिया को क्या है, MMR रीजन को नहीं कर रहे। फिर MMR रीजन में खर्चा चालू हुआ करना फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसमें सवाल एक उठता है, मैंने अभी थोड़ी देर पूछा भी था कि चुनाव जीतने का फार्मूला, विपक्ष कहता है कि हितेंद्र ठाकुर जब चुनाव आता है तो सेक्रेटरी और चेयरमैन से बात करके जिस इलाके में वोट कम मिलने की उम्मीद होती है वहाँ का पानी बिजली बंद करने के आह्वान कर देते हैं। इस तरह की जो वातावरण तैयार किया जाता है, क्या ये भी छवि है? अभी ऐसा कोई आके आपको बोला, इतने साल से बोल रहे, रीजन दे रहे, हम क्यों गिरे, जैसा क्यों गिरे, डराते हैं, तो मशीन की वजह से गिर गए, मशीन की वजह से, हाँ, EVM, बराबर है, वैसा क्यों गिर गए। अरे लेकिन एक आदमी तो बोले ये सुशिक्षित इलाका है, जहाँ पूरा भारत वसा हुआ है, सारे जहाँ से अच्छा ऐसा पूरा भारत यहाँ पे वसई विरार हमारा, हाँ वसई विरार का है। कोई एक बोलेगा क्या हमको बोला वोट नहीं दिया तो पानी,
इसी वजह से हितेंद्र ठाकुर चुन के आते हैं कि इस तरह का माहौल डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये आदमी झूठा है और हितेंद्र ठाकुर जी सही बोल रहे हैं। 100% काम होते हैं नहीं, 100% कोशिश करते हैं, जो होता है वो होता है। तो चुनाव जीतने का स्ट्रैटेजी? झूठ नहीं, स्ट्रैटेजी यही है, काम। लोगों को मालूम है 365 दिन ये काम करते हैं, 365 दिन सामने वाले गाली देते हैं और कुछ करते नहीं है। ये लाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये जो लाने की सोच रहे हैं उसको रुकाने के लिए ये लोग सोच रहे हैं। सब आंदोलन देखो, एक भी आंदोलन ऐसा है क्या लाने के लिए किया? कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ विपक्ष को जब ऐसा लगता है कि पानी लाने की बात हुई पालघर से, सूर्या में से, तो वहां पे गांव वालों को भड़काने वाले, वहां पे आंदोलन करने वाले हमारे वसई से थे। अभी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वो तो उपोषण के लिए बैठे थे। जो अब पानी आ रहा है तो सुसरी डैम बहुत बड़ा पानी मिलने वाला था, वहां पे आंदोलन हुआ। आंदोलन करने वाले वसई वाले थे हमारे, उधर गरीब आदिवासियों को भड़काया। अगर वहां पे बन जाता था बांध, डैम बन जाता था, वहाँ के लोगों को पानी मिलता था, उनके खेती के लिए पानी मिलता था, मच्छी का बिजनेस होता था, रेती का बिजनेस होता था, बहुत से बिजनेस होते थे। विकास आज भी कहा जाता है कि नहीं हो पाया ठीक से, इस पर क्या? वो पानी का श्रेय तो बहुत बार इधर। विकास अभी मेरे को बोला, जब 3-3.5 लाख बस्ती थी, 2.5 लाख के आसपास वोटर थे, उस वक्त क्या था? हितेंद्र ठाकुर आए तभी से क्या था? कितना MLD पानी था? 9 लाख लीटर पापड़ खीन था, 9 MLD पेलर का था, बस। फिर आया उसगांव डैम, 10 MLD, शिरौली से आया 10 MLD आया, सूर्या का आया 100 MLD आया। और ये सब लाने के लिए बहुत अपोजिशन ने तकलीफ दी, बहुत अपोज हुआ, तो भी लेके आए, हारे नहीं। और मेरे को आप बताइए, आप आए गांव से, प्रेम है इसलिए आए वसई विरार में? आप आए क्योंकि आपको जरूरत है। आप मुंबई में घर नहीं ले सकते, मुंबई वाले हैं मुंबई में नहीं रह सकते, इसलिए वो आजू बाजू के इलाके में आते, बराबर है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बस्ती बढ़ने वाला एरिया कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? वसई विरार चुकी है, वसई विरार। पॉपुलेशन क्या? तो प्रेम से आते हैं, मजबूरी की वजह से लोग आते हैं। अभी वो आते हैं, उनको रुकाएंगे क्या? हमारे गांव में हमारा राज, ऐसा बोल के चलेगा क्या? बहुत से लोग ऐसे नारा देते हैं, हमारे गांव में हमारा राज, और खुद जाते हैं दूसरे जगह काम करने के लिए, अपना गांव छोड़ के दूसरे के गांव में जाके बिजनेस करते हैं, सब कुछ उधर करते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। गांव में आते हैं और बोलते हैं हमारे गांव, देखो हमारे गांव में हमारा राज चाहिए, नहीं है ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव काम के लिए चाहिए। आप देखेंगे हरित है वसई, वो हरित ही है, फैमिली बढ़ गई। एक फैमिली थी, आज 30 साल में उन्हें नहीं आना है महानगर पालिका में, जिनके तरफ आप इशारा कर। नहीं ऐसा नहीं है, सबको आना है। देखो सबको आना है। अभी एक फैमिली बढ़ गई, जो एक घर था अभी उसके 3 घर हो गए, 4 घर हो गए, 5 घर हो गए। हमारे यहाँ खेडूत जो है अल्पभूधारक है, बड़े बड़े नहीं, 20 एकड़ 30 एकड़ 50 एकड़ ऐसे वाले 100 एकड़ वाले नहीं है। अप्पा इस पर क्या कहते हैं? कभी गांव वाले मामले में अप्पा कम बोलते हैं, तो अप्पा क्या कहते हैं इस पर? जो गांव वालों को चाहिए, वो गांव वालों को क्या चाहिए था? वेस्ट में 100% कॉर्पोरेशन के बाद फेवर में इलेक्शन में चुन के आए, तो गांव वाले को क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, महानगर पालिका की सुविधाएं चाहिए उनको, विकास चाहिए। ग्राम एक ध्यान में रखो, एक ग्राम पंचायत है जिसका बजट 1 लाख 2 लाख 5 लाख है। इस विरोध को आप किस दृष्टिकोण? 1 लाख 2 लाख 5 लाख बजट था। उस गांव में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ के काम हुए हैं, समझो एक गुड़गांव ले लो, एक बुजुर्ग नेता, अपोजिशन सबसे बुजुर्ग जिन्होंने हिलाया था सब, उन्होंने मेरे को बताया हमारे गुड़गांव में जो रास्ता बना, कॉर्पोरेशन नहीं, ग्राम पंचायत नहीं कर सकती थी, कॉर्पोरेशन ने किया, तो पूरा 50 साल का अगर बजट भी डालती थी ग्राम पंचायत तो भी उतना काम नहीं होता था।
इतना विरोध जो होता है, जो लोग विरोध करते हैं, उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखो विरोध किधर होता है, मेरे को आप बताओ विरोध यानी क्या है? शामिल ना होने जो 30 साल से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर है, जो कॉर्पोरेशन में 100% मेजोरिटी दे रहे हैं वो इलाके में से, वो विरोध कर रहे हैं। और ऐसा एरिया भारत का दिखाओ, ऐसा एरिया का दिखाओ कि जहां पे विरोधक नहीं है, घर में विरोधक रहता है, तो उसमें क्या है? अच्छा है। ये तो हमारे लिए वो बूस्टर डोज है, विरोधक चाहिए। अगर विरोधक नहीं रहेंगे तो हम सोए रहेंगे। हमें क्या है, हम सुबह उठते हैं तो हमारे को अपोजिशन पहला ही चालू होता था। आप पहले अखबार में आता था, अभी व्हाट्सएप पे आता है। कोई न कोई हमको जगाता नहीं देते हैं, जगाते हैं, हम जागते हैं और हम दौड़ते हैं, काम के लिए दौड़ते हैं। आखिरी सवाल, अप्पा 63 साल बीतने के बाद भी आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्शंस हैं, क्या लगता है कि अप्पा का नेतृत्व, उसको आपके दृष्टिकोण, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं तो जाहिर सी बात है बहुत, तो आप जब देखते हैं अप्पा को तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और 63 साल की उम्र के आगे अब क्या अपेक्षा रखते हैं कि नहीं? अभी देखो, अप्पा ने कभी स्वार्थ देखा नहीं, ना कभी इंटरफेयर किया। आपको बताता हूँ, समझो सर्टन एक एरिया है, वहाँ से कैंडिडेट कौन चाहिए, अप्पा तय नहीं करते। अप्पा क्या बोलते हैं, आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। अगर आप में नहीं हो रहा है तो और कोशिश करो, 2 जन रह गए, नहीं हो रहा है तो मेरे पास आ जाओ। अप्पा ने कभी डिसाइड नहीं किया किसी को भी। पूरे जो ये प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस रहता है, अप्पा कभी नहीं बोलते इसको दो, इसको दो, अच्छा, कभी नहीं बोलते। इंटरफेयर उनका इस पर नहीं, इंटरफेयर नहीं। आप काबिलियत हैं, करिए, आपका एरिया, आप डिसाइड करो, कार्यकर्ता बैठो, कार्यकर्ताओं के साथ बैठो, आप कैंडिडेट है, जो भी कुछ है, आप बैठो, आप डिसाइड करो, आप में से जो डिसाइड होगा। अगर गांव वाले ने बोला कि ये हमारे को ये चाहिए आदमी, अप्पा ये नहीं देखता ये कौन है। आपने बोला है, आपके गांव ने बोला है, आपके इलाके ने बोला है, यस। आपके पास भी कई सारी सिफारिशें आती होंगी ना कि दादा देख लो कहीं टिकट दिला दो, तो इस तरह की सिफारिशें जब आप आती हैं और आप लेकर जाते हैं तो उस तरह की सिफारिशों पर हम तो क्लियरली बोल देते, सिफारिश तुम्हारे कार्यकर्ता करेंगे, तुम्हारे वोटर्स करेंगे, आप नहीं, कोई नहीं करता, कोई इंटरफेयर नहीं करता। अच्छा, एक सवाल, इसीलिए एक ध्यान में रखो, इलेक्शन में कितने जन के डिपॉजिट बचते हैं वो कोई बोलता ही नहीं, और डिस्कस भी नहीं करता। हम उसके लिए नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं। लोग हमारे ऊपर जो प्रेम करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं कि लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में एक काम हो रहा है। युवा पीढ़ी अभी क्षितिज ठाकुर है, एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से काम लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत लोगों को क्या रहता है, घर से निकलते हैं तो प्रेस नोट 5 लेके ही निकलते। आप पत्रकारों को मालूम है, प्रेस नोट लेके ही निकलते। एक पहली मांग, दूसरी मांग, तीसरा क्या हुआ वो आज तक कभी बताया नहीं। अभी ऐसे कितने डिसीजन गवर्नमेंट को हुए जिनको सुझाव लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, हमारे राजेश पाटिल आमदार युवा आमदार, उन्होंने सुझाव दिया था और वो काम हो गए। अखबार में बड़ी बड़ी न्यूज आ गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सुझाव हमने दिया था। ऐसा पर्सनल लेवल पे जो अच्छा है उसका भी सुझाव देता है, जो बुरा है उसके बारे में भी। कोई भी मिनिस्टर रहो, सीएम रहो, अपोजिशन वाला रहो, इतने साल से इतने सबसे अच्छे रिलेशन आपा के हैं कि वो उनको अगर गलत है तो बोलते हैं कैसा ये आपका गलत है, ये आपका बराबर है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सबके साथ सब पार्टी सिफारिश यहाँ नहीं चलती। एक आखिरी सवाल, ये सवाल ऐसा है जिसमें आप शायद बहुत लोग विचार करते हैं। अप्पा ने कभी आपको डांट लगाई किसी विषय पर, तो लगता हो कि ये डांट जरूरी थी? बराबर, कोई ऐसा कोई घटना याद आया? ऐसे बहुत बार होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई ये बराबर नहीं है, और उनका अनुभव काम कर गया हो, उन्होंने कह दिया नहीं ऐसा। वो काम करता है, उसका रीजन वो बताते हैं। इसलिए मैंने बोला कि बिल्ली के दांत अपने बच्चों को नहीं लगते, वैसे अप्पा की डांट, अप्पा के लफ्ज शब्द किसी कार्यकर्ताओं को नहीं लगते। इसलिए सब
पीछे है, उसका रीज़न ये है। और आपको मैं बताता हूँ, बहुत लोग बहुत सोचते हैं, बहुत मराठी में कहावत है, देव पाण्यात बुडवून बसले, कधी झमेला होय, मेरा सर्कल अलग है, नाना का सर्कल अलग है। हमारे जितने टीम है उनके हर एक के अलग 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 सर्कल है, काम करने के अलग 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 सर्कल है। तो मेरे को एक अफसर ने पूछा था, आईपीएस ऑफिसर ने पूछा था, तो तुम्हारा एक दूसरे को तुम क्रॉस क्यों नहीं होते? उसको मैंने उत्तर दिया था क्योंकि हमारे सबका सेंटर पॉइंट एक ही है, हितेंद्र ठाकुर, और इसलिए सर्कल कितने भी छोटे बड़े हो एक दूसरे को पट नहीं। अच्छा, ये उत्तर आपका कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जवाब होगा जो कई बार कहते हैं कौन होने वाला है कुछ ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो रुक जाएगी। अब एक ध्यान में रखो, इतिहास में से सीखना चाहिए, रामायण में से, महाभारत में से, पूरे वर्ल्ड में जो जो हुए उसमें से सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रामायण और महाभारत में आप जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हर पार्ट आपके जीवन शैली का उसमें दिया हुआ है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोषी को सीख कर राजनीति आप भी करते हैं या सब? राजनीति नहीं करते, समाज नीति करते, इसलिए कभी सोचा नहीं। आपने देखा होगा, मानकर साहब ने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कोकानी साहब ने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नाना ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे कितने नेता है, अप्पा ने भी कह दिया चुनाव में लड़ूंगा। ऐसे कितने लोग नेता हैं कि वो बोलते 2 साल प्रफुल्ल साने बोले नहीं दूसरे को चांस देंगे। ऐसे कितने उदाहरण है हमारे यहाँ कि बोला ये बार मैं नहीं, ये बार ये बार मैं नहीं, अगले बार मैं देखूंगा, ये बार ये ऐसा कभी होता है किधर? यहाँ पर क्रॉस नहीं होता है, यहाँ पर काबिलियत पर आपको आगे किया जाएगा, उनको आगे किया जाएगा। देखो कैसा है कि इसीलिए मैं बोला कि समाजकारण है, राजकारण नहीं। नहीं ठीक है, नहीं जिसको डर रहता है मैं पद पे रहूँगा तो ही मेरा काम होने वाला है या मेरा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। हमारे यहाँ पद पे रहे या न रहे, जो काम करता है उसको ही लोग सोचते हैं, उनको ही लोग जानते हैं। आज 3 साल से प्रशासकीय राजवट है, 3-4 साल होने आए, बराबर है, लेकिन अपोजिशन से लेके सब लोग उम्मीद किससे रखते हैं? काम करने वाले से, और हमसे ही रखते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो भी हमें टोकते हैं। नहीं लगता है सारी जो प्रशासन के भी जो चाबी है आपके पास ही, ऐसा उनको लगता है विपक्ष, इसलिए वो सबको लगता है ना, क्योंकि है ना, देखो काम करने वाले के पास से आप उम्मीद करेंगे तो उनकी भी उम्मीद हमसे ये है कि ये नहीं हुआ तो तुमने नहीं किया, और किया है तो अच्छा किया तो बुरा किया तो आपने। जितने भी देखो ऐसा मान के चलो, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपका पॉजिटिव होने वाला है। अप्पा 63 के हो गए, क्या शुभकामनाएं देंगे आप? देखो 63, 64, 65 ये तो बढ़ता है, लेकिन उनका जो अनुभव है इतने साल, वो पूरे जिला के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए एक मिसाल है हितेंद्र ठाकुर जी कि उन्होंने कला क्रीड़ा महोत्सव चालू किया अपने सब कार्यकर्ताओं को लेके, उबल सर थे, बहुत लोग थे, तो वो देखने के लिए पूरे महाराष्ट्र में से आए। पुणे में चालू हो गया, रायगढ़ में चालू हो गया, महाराष्ट्र में बहुत जगह से पार्ला हो गया, पार्ला महोत्सव यहाँ से देख के हो गया, वो आए थे सबको, और यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं ने जाके उनको गाइड किया। ऐसे कितने उदाहरण है, तो यहाँ से लेके गए। अभी हमारे स्वर्गीय भारती देशमुख जी थी, सभापति थी महिला बाल कल्याण, तो महिला बाल कल्याण समिति ने इतना अच्छा काम करके रखा है। हमारे प्रथम महिला महापौर प्रवीणिता ठाकुर जी, उनके गाइडेंस में और सपोर्ट या साथ मिलके इतना महिला बाल कल्याण का काम करके रखा है कि पूरे महाराष्ट्र में से क्या क्या काम हो सकते हैं महिला बाल कल्याण की तरफ से, वो देखने के लिए लोग आते हैं, गाइडेंस लेने के लिए आते हैं और यहाँ की कॉपी करने
तो अप्पा आगे भी ऐसे काम करें, इसकी अपेक्षा? 100% काम करेंगे। नई टीम है, वो काम करती है, उनका तो और थोड़ा सा एडवांस काम चालू है, बराबर है। और लोगों को यही चाहिए। लोगों को तुम्हारा सुबह उठ के किसी को गाली देते बैठो, वो लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को पसंद है कि तुम पॉजिटिव काम क्या लेके आते हो, तुम काम क्या करते हो। चलिए, देखो आपने देखा होगा, जब भी इलेक्शन में कोई आता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो हमारा 30-40 साल पहले जो कार्यकर्ता था, अभी एज हो गई, वो घर पे गए, वो भी उठ के आके खड़ा हो, एनर्जी मिल जाती है। कौन आया रे। तो ये अप्पा ने, ये जो कार्यकर्ता है ना, उनका हौसला बढ़ता है और वो हिम्मत देते हैं। नेतृत्व आपका हिम्मत देता है, या उनके प्रति कुछ कहा जाए तो उसके। चलिए, धन्यवाद। ये थे अज्जू जी पाटिल। उनका साफ तौर पे कहना था कि 63 साल की उम्र का जो नंबर है, ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उनका अनुभव। इनकी 30 साल की राजनीतिक यात्रा के अलावा जो सत्ता में थे, उसके पहले इन्होंने कहा 1980 से ही सक्रिय हितेंद्र ठाकुर यहाँ तक का सफर तय कर पाए। सवाल ये है कि विपक्ष अपने आरोप प्रत्यारोप के बीच में इन सब चीज़ों की भी चर्चा करेगा या नहीं। सवाल ये है कि आने वाले समय में जब और इलेक्शंस आएंगे, तब इस तरह की जो यात्रा तय करने वाला नेता है, जब वो ज़मीन पे उतरेगा तो क्या किस तरह का माहौल रहेगा। फिलहाल हितेंद्र ठाकुर के जन्मदिन पर यह विशेष इंटरव्यू, इसमें सब आपने लगभग 1990-95 की बात भी सुनी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में हितेंद्र ठाकुर और क्या कुछ करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।